गोल्डन एरा ऑफ लेजेंड्स। सुहानी यादों का सुहाना सफर। जरा सोचिए, आज के जमाने में जहां एक पूरा गाना कुछ ही घंटों में कंप्यूटर पे बन जाता है। हाँ, और मिक्स और मास्टर होकर उसी शाम रिलीज भी कर दिया जाता है। मतलब आजकल तो यही होता है। बिल्कुल। वहीं अगर हम पीछे जाएं तो 1960 में महज एक कव्वाली को रिकॉर्ड करने में पूरा 1 महीना लग गया था। तो कारवां की तलाश है ना, तो कारवां। पूरे 30 दिन सिर्फ एक गाने के लिए। ये सुनकर ही अजीब लगता है आज के समय में, है ना। मतलब ऐसा क्या था उस कव्वाली में? और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि उस दौर में जहाँ हर हफ्ते कोई ना कोई नई धुन बन ही रही थी, किसी संगीतकार ने एक गाने के लिए इतना धैर्य कहाँ से जुटाया? तो इस सवाल का जवाब खोजने के लिए ना हमें हिंदी सिनेमा के संगीत के उस स्वर्ण युग की कार्य प्रणाली को समझना होगा। आज हम जिन स्रोतों पर बात कर रहे हैं वो हमें उसी सुनहरे दौर में ले जाते हैं। जी, तो चलिए इस पर एक गहराई से पड़ताल करते हैं। हमारी आज की इस चर्चा का जो मुख्य विषय है वो इसी के इर्द गिर्द है। बिल्कुल, ये वो दौर था जब एस.डी. बर्मन, शंकर जयकिशन, ओ.पी. नैयर और नौशाद साहब जैसे दिग्गजों का इंडस्ट्री पर एकदम एक छत्र राज था। उनकी धुनें थोड़ी लाउड थीं, उनके प्रयोग बहुत बड़े स्तर पर हो रहे थे। हाँ, और इसी भारी शोर के बीच संगीतकारों की एक और लाइन थी जो अपनी जगह बनाने के लिए कड़ा संघर्ष कर रही थी। मतलब खयाम साहब, मदन मोहन, अनिल विश्वास और सी रामाचंद्र जैसे असाधारण प्रतिभा वाले लोग अपनी जमीन तलाश रहे थे। एकदम सही कहा आपने। और यहीं से हमारी आज की चर्चा के हीरो उभरते हैं। इन सब के बीच एक ऐसे संगीतकार का उदय हुआ जिसने उस शोर शराबे से अलग एक बेहद शांत रास्ता चुना। रोशन लाल नागरथ, जिन्हें दुनिया रोशन के नाम से जानती है। तो आज हम रोशन साहब के नरम, सरल और भावपूर्ण संगीत पर बात करेंगे। और हाँ, महान गायक मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ उनकी ऐतिहासिक जुगलबंदी पर भी चर्चा करेंगे। मैंने शायद तुम्हें पहले भी कहर नहीं, भूलेगी वो बरसात की सुर्ख आंचल को दबा कर जो निजुर है। हाथ को बुत और बुत को देवता करता है इश्क। जो वादा किया वो निभाना पड़े। लेने दो फूलों को इनायत। मैं तेरा अक्स ढला तू न, और ऊपर से ये नाज दिलने के तबा, ये कैसे है अंदाज अंदाज। तुम्हें बता दो जी क्या सच्ची है ये बात के मेरे दिल पे पड़ा था कुमसान बन गई है किरण। आ तो है सजनी ले चलूं नदिया मनरे, तू काहे ना दी खुदा करे कि कयामत हो और तुझी नजर में तेरी तलाश। ये एक बहुत ही दिलचस्प सफर है। मतलब अगर मैं रोशन साहब के संगीत को समझाने के लिए एक उदाहरण दूं ना, तो ये कुछ वैसा ही है जैसे आप सिनेमा घर में कोई बहुत तेज आवाज वाली एक्शन फिल्म देख रहे हो। खूब गोलियां चल रही हैं। हाँ, एकदम कान फोड़ू आवाज। और अचानक निर्देशक बीच में एक पूरी तरह से मूक दृश्य डाल दे, एकदम साइलेंट। उस बम और गोलियों के शोर से ज्यादा असरदार वो सन्नाटा हो जाता है। अरे वाह, ये तुलना बहुत सटीक बैठती है। क्योंकि अगर हम इस बात की तकनीकी गहराई में जाएं कि रोशन साहब की शैली क्यों अलग थी, तो यही सन्नाटा और ठहराव इसका मूल है। मतलब वो सिर्फ धुनें नहीं बनाते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। रोशन केवल धुनें नहीं बनाते थे, बल्कि उन्होंने वाद्य यंत्रों यानी इंस्ट्रूमेंट्स का शोर कम करके गायक की सांसों और शब्दों को अपनी रचना का हीरो बना दिया। शब्दों को ज्यादा अहमियत दी। हाँ, वो संगीत के स्वरों को इस तरह पिरोते थे कि जब रफ़ी साहब की आवाज उन पर से गुजरती थी तो हर गीत एक कविता जैसा महसूस होता था। जन्नबी सी हो मगर गैर नहीं। क्या बात है। तो चलिए इस यात्रा के पहले पन्ने को पलटते हैं, शुरुआत से शुरू करते हैं। जी।
तो रोशन साहब का सफर महज एक सहायक के रूप में शुरू हुआ था। उन्होंने फिल्म सिंगार में संगीतकार ख्वाजा खुर्शीद अनवर के असिस्टेंट के रूप में काम किया था। और एक स्वतंत्र संगीतकार के रूप में उन्हें जो पहली बड़ी व्यावसायिक सफलता मिली वो 1950 में मिली थी, राज कपूर और गीता बाली की फिल्म बावरे नैन से। हाँ, बावरे नैन, ये बहुत मशहूर फिल्म रही है। और ये फिल्म इस मायने में भी ऐतिहासिक है क्योंकि इसी में रोशन के संगीत निर्देशन में रफ़ी साहब ने पहली बार आशा भोंसले जी के साथ एक युगल गीत गाया था। अच्छा, कौन सा गीत था वो? उस गीत के बोल थे मोहब्बत के मारों का हाल। पर यहाँ पर एक बहुत बड़ा पेच है। मैंने जब इस सफर को ध्यान से पढ़ा ना, तो एक बात ने मुझे बहुत चौंकाया। क्या बात? अगर रफ़ी साहब ने रोशन की पहली हिट फिल्म में गा दिया था, तो फिर अगले 10 सालों तक, मतलब 1950 से 1960 के बीच, रोशन ने रफ़ी साहब को इतनी कम तवज्जो क्यों दी? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है ना? क्योंकि इन 10 सालों में रोशन ने मुख्य रूप से मुकेश और तलत महमूद की आवाज का ही ज्यादा इस्तेमाल किया। रफ़ी साहब ने उनके लिए मालकिन, छोरा छोरी, रंगीन रातें, जश्न और मधु जैसी बस गिनी चुनी फिल्मों में ही गाया। ऐसा क्यों? क्या ये कोई रणनीतिक इंतजार था? इसे आप एक रणनीतिक इंतजार भी कह सकते हैं और एक संगीतकार की अपनी सिग्नेचर साउंड खोजने की प्रक्रिया भी। मतलब वो खुद को एक्सप्लोर कर रहे थे। बिल्कुल। 50 के दशक में रोशन अपनी रोमांटिक और भाव प्रधान शैली को धीरे धीरे तराश रहे थे। इस दौर में उन्हें जिन गीतों की रचना करनी थी, उनमें एक विशेष प्रकार का दर्द और एक भारी ठहराव चाहिए था। यानी आप कह रही हैं कि मुकेश और तलत महमूद की आवाज की बनावट उन शुरुआती धुनों के लिए ज्यादा सही थी? एकदम सही। देखिए, मुकेश जी की आवाज में जो एक स्वाभाविक नाजुकपन और नेजल टोन था, वो ट्रेजेडी या उदासी भरे गीतों के लिए एकदम मुफीद था। हाँ, दर्द भरे गानों के लिए मुकेश जी की आवाज का कोई जवाब नहीं था। और तलत महमूद की आवाज का जो प्राकृतिक कंपन या वाइब्रेटो था, वो गजल नुमा गीतों में एक गजब की कशिश पैदा करता था। समझ गया। तो रोशन अपनी शैली को एक बड़े कैनवस पर ले जाने के लिए परिपक्व कर रहे थे, और जैसे ही वो भव्य कैनवस तैयार हुआ, तब उन्हें एक ऐसी आवाज की जरूरत महसूस हुई जिसकी कोई तकनीकी सीमा ना हो। मतलब एक ऐसी आवाज जो मध्यम सुरों से लेकर सबसे ऊंचे सुरों तक बिना टूटे जा सके। हाँ, और जाहिर है रफ़ी साहब की असीम बहुमुखी आवाज उनकी इस सबसे बड़ी जरूरत का जवाब थी। मतलब रोशन साहब ने रफ़ी साहब के लिए अपना सबसे बेहतरीन काम और अपनी सबसे जटिल धुनें बचा कर रखी थी। दिल रस्नोदार से रोकी ना गई किसी खंजर किसी। और जब वो समय आया तो उसने सचमुच इतिहास बदल दिया। और वो ऐतिहासिक मोड़ आया साल 1960 में। बिल्कुल, 1960 में पीएल संतोषी द्वारा निर्मित फिल्म आई बरसात की रात। क्या शानदार फिल्म थी वो। बहुत ही कमाल की। इस फिल्म में भरत भूषण और मधुबाला मुख्य भूमिका में थे। और आपको पता है, ये उस साल की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी। जी, और इस फिल्म ने रोशन और रफ़ी की जोड़ी को उस शिखर पे बिठा दिया जहाँ से केवल आसमान दिखाई देता था। सच में, बरसात की रात का संगीत तो अपने आप में एक मास्टर क्लास है। विशेष रूप से इसके रोमांटिक गीत। अरे उन गीतों की तो बात ही निराली है। वो गाना है ना, मैंने तुम्हें शायद पहले भी कहीं देखा है। हाँ, और वो कालजयी गीत जिंदगी भर नहीं भूलेगी। मैंने शायद तुम्हें पहले भी भर नहीं भूलेगी वो बरसात सुर्ख आंचल को दबा कर जो निचोड़। इसमें रफ़ी साहब का एक सोलो वर्जन है और एक लता मंगेशकर जी के साथ युगल गीत है। इन गीतों में रोशन की धुन पर रफ़ी साहब ने किसी अजनबी हसीना से मिलने के एहसास को इस तरह से बुना है कि सुनने वाले को लगता है मानो ये मुलाकात उसी के साथ हो रही हो। रफ़ी साहब की आवाज के भाव सीधे हम तक पहुंचे। एकदम सही। ओ रेशमी जुल्फों से बरसता। लेकिन बरसात की रात का जो सबसे बड़ा चमत्कार था, वो इसके रोमांटिक गीत नहीं थे। तो फिर क्या था? वो चमत्कार थी इसकी कव्वाली। ये है इश्क इश्क। ओहो, वो हंस के अगर मांगे तो हम। यह है इश्क इश्क। मतलब अब हम उस सवाल पर वापस आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। एक कव्वाली और उसे बनाने में लगा पूरा 1 महीना। जी हाँ,
पूरे 30 दिन। मैं सच में जानना चाहता हूँ कि पर्दे के पीछे आखिर चल क्या रहा था। मतलब आज तो अलग अलग ट्रैक रिकॉर्ड होते हैं, है ना? अगर कोई गलती हो जाए तो पंच इन करके उसे ठीक कर लिया जाता है। हाँ, लेकिन 1960 में इनमें से कुछ भी नहीं था। सबसे पहले तो हमें इस कव्वाली के महत्व को समझना होगा। वो कैसे? इस फिल्म से पहले हिंदी फिल्मों में कव्वाली को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती थी, लेकिन रोशन ने इसे फिल्म की आत्मा बना दिया। इस एक कव्वाली में रफ़ी साहब, आशा भोसले जी, सुधा मल्होत्रा जी, मन्ना डे साहब और एसडी बातिश जी जैसे दिग्गज एक साथ गा रहे थे। 5 अलग अलग दिग्गज गायक और कोई आधुनिक तकनीक नहीं। आजो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, मज़हबे इश्क की हर रस्म पड़ी होती है, हर कदम ना पूछे कोई इश्क न पूछे, दीन धर्म नो इश्क न पूछे जाता। ये तो किसी बुरे सपने जैसा लगता है मुझे। ये एक तकनीकी और मानसिक दोनों तरह की बहुत बड़ी परीक्षा थी। उस समय कोई ऑटो ट्यून या अलग अलग ट्रैक रिकॉर्डिंग तो होती नहीं थी। हाँ, वो सब तो एक ही कमरे में होते होंगे। बिल्कुल, सभी गायक एक ही स्टूडियो में बस कुछ ही माइक्रोफोन के इर्द गिर्द खड़े होते थे। अब आप इसके मैकेनिक्स को समझिए जरा। जी बताइए। हर गायक की अपनी एक अलग स्केल होती है, यानी उनकी आवाज की ऊंचाई, गहराई और रेंज का अपना एक प्राकृतिक दायरा होता है। अब रोशन को उन 5 अलग अलग स्केल वाली आवाजों को एक ही धुन में एक साथ पिरोना था। बाप रे। और अगर 4.5 मिनट की रिकॉर्डिंग के बाद किसी एक गायक की आवाज जरा सी भी कांप जाए या वाद्य यंत्र बजाने वाले से एक भी बीट मिस हो जाए तो क्या होता था? तो पूरी रिकॉर्डिंग रद्द। क्या बात कर रही हैं? पूरी रिकॉर्डिंग रद्द? हाँ, सबको एकदम शून्य से दोबारा शुरुआत करनी पड़ती थी। मन्ना डे और रफ़ी साहब जैसे दिग्गजों को भी फिर से पूरा गाना पड़ता था। मतलब ये तो बहुत ही हताश करने वाला काम रहा होगा। बिल्कुल, वाद्य यंत्रों का तालमेल बिठाना, 5 गायकों के माइक की दूरी को इस तरह सेट करना कि किसी की आवाज दूसरी आवाज को दबा न दे, ये सब सेट करने में ही हफ्तों लग गए थे। और इस कव्वाली की संरचना भी कितनी अद्भुत है। मैंने सुना है शुरुआत मन्ना डे साहब करते हैं। हाँ, जो अपने शास्त्रीय ज्ञान के लिए जाने जाते हैं। उनकी आवाज एक बहुत ही मजबूत और शास्त्रीय आधार तय करती है। लेकिन इस कव्वाली का जो अंत है वो रफ़ी साहब करते हैं। और रफ़ी साहब जिस तरह से उस अंत में कव्वाली की गति यानी उसके टेम्पो को बढ़ाते हैं, वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। मैंने उस हिस्से को बार बार सुना है। मतलब रफ़ी साहब इतनी तेज गति से गाते हैं कि लगता है उन्हें सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिल रही है। हाँ, वो बिना रुके गाते चले जाते हैं। जानकार भी मानते हैं कि उस हिस्से में रफ़ी साहब किसी प्लेबैक सिंगर की तरह नहीं बल्कि एकदम एक पेशेवर कव्वाल की तरह गा रहे हैं, जो पूरी महफिल को अपने नियंत्रण में ले चुका है। और यही वो जगह है जहाँ रफ़ी साहब की बहुमुखी प्रतिभा और रोशन साहब का संगीत निर्देशन अपने चरम पर दिखाई देते हैं, है ना? कायनात जिस्म है और जान इश्क है, इश्क सरमद इश्क ही मंसूर। इतनी तेज गति में गाते हुए भी रफ़ी साहब का एक भी सुर अपनी जगह से नहीं हिलता। बिल्कुल नहीं। और ये उसी 1 महीने की तपस्या का ही परिणाम था। ये वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है कि उस जमाने में संगीत निर्माण सिर्फ धुन बनाने का काम नहीं था, बल्कि वो एक इंजीनियरिंग और एक गहरी साधना का मिला-जुला रूप था। एकदम सही बात है। बरसात की रात की अपार सफलता के बाद रोशन ने एक बहुत ही चतुर निर्णय लिया। उन्होंने खुद को केवल कव्वाली या उसी रोमांटिक शैली तक सीमित नहीं रखा। और यही किसी भी महान कलाकार की पहचान होती है, वो एक सफलता पर रुकता नहीं है। बिल्कुल। 1962 में शम्मी कपूर के लिए भी रफ़ी साहब और आशा जी ने गीत गाया था। लेकिन रोशन का जो असली शास्त्रीय जादू था ना, वो 1962 से 64 के बीच पीरियड फिल्मों और गंभीर विषयों में निखर कर सामने आया। हाँ, जैसे कि 1962 में राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म आरती आई थी। इसमें प्रदीप कुमार, मीना कुमारी और अशोक कुमार जैसे कलाकार थे। आरती का संगीत पूरी तरह से शास्त्रीय पुट लिए हुए था। यहाँ रोशन ने ये साबित कर दिया कि वे सिर्फ रोमांटिक या सूफी संगीत तक सीमित नहीं है। मेरे दिल पे पड़ा था कोई गम, आपने याद दिलाया तो मुझे, इंसान बन गई है किरण, तेरे बिन साजन
तो है सजनी ले चलूं नदिया के। आरती में रफी साहब के गाए 3 बेहद अहम गीत थे। अब क्या मिसाल दूं मैं? और आपने याद दिलाया तो मुझे याद आया। और लता जी के साथ वो गीत। जब हम कहते हैं कि रोशन ने इन गीतों को एक क्लासिकल टेस्ट या शास्त्रीय स्वाद दिया, तो तकनीकी रूप से उन्होंने ऐसा क्या अलग किया जो बाकी लोग नहीं कर रहे थे उस वक्त? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए, उस समय कई संगीतकार पश्चिमी वाद्य यंत्रों और तेज बीट्स की तरफ भाग रहे थे। हाँ, रॉक एंड रोल का भी थोड़ा असर आ रहा था। बिल्कुल, लेकिन रोशन ने आरती में पारंपरिक भारतीय वाद्य यंत्रों जैसे सारंगी, सितार और हारमोनियम का बहुत ही सूक्ष्म तरीके से उपयोग किया। उन्होंने रिदम यानी ताल को धीमा रखा। और ताल धीमी होने से क्या फर्क पड़ता है? जब ताल धीमी होती है ना, तो गायक को हर एक शब्द पर ज्यादा देर तक टिकना पड़ता है। अच्छा। रोशन ने रफी साहब की आवाज के इसी ठहराव का इस्तेमाल किया, जिससे गीतों में एक दरबारी और शास्त्रीय गंभीरता पैदा हुई। समझ गया। और यही दरबारी भव्यता 1963 में अपने सबसे बड़े रूप में सामने आई, फिल्म ताजमहल के जरिए। हाँ, ताजमहल। और आपको पता है, इस फिल्म के लिए रोशन को सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला था। अरे वाह। पीरियड फिल्में, यानी जो ऐतिहासिक कहानियों पर बनती हैं, वो रोशन साहब की सबसे बड़ी कमजोरी और ताकत दोनों थीं। उन्हें पुराने दौर के शाही माहौल को अपने संगीत से बुनना बहुत पसंद था। अब शाहजहां और मुमताज के प्यार को पर्दे पर जीवंत करना कोई आसान काम तो था नहीं। बिल्कुल नहीं। लेकिन रफी साहब और लता जी का गाया हुआ गीत, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, इसे सुनते ही आंखों के सामने वो सफेद संगमरमर और एक शाश्वत प्रेम कहानी खुद ब खुद उभर आती है। जो वादा किया वो निभाना पड़े, ये माना हमें जैसे जाना पड़ेगा। और इसी फिल्म में जो बात तुझ में है और तेरी तस्वीर में नहीं और पांव छू लेने दो फूलों को जैसे गीतों ने भी कमाल कर दिया था। लेने दो फूलों को इनायत होगी। आप जो फूल बिछाए उन्हें हम ठुकराए। ओ मैं तेरा अक्स ढला तू न। रोशन साहब ने संगीत के जरिए मुगल काल का पूरा एक आर्किटेक्चर खड़ा कर दिया था। एकदम सही। और फिर मुगल काल से निकलकर रोशन साहब ने एक और बहुत बड़ी छलांग लगाई 1964 में। हाँ, फिल्म चित्रलेखा के जरिए। जी, जो चंद्रगुप्त मौर्य और उनकी प्रेमिका चित्रलेखा के प्राचीन काल पर आधारित थी। ओहो। और इस फिल्म में साहिल लुधियानवी साहब का लिखा और रफी साहब का गाया वो अमर गीत था। उन्होंने इसे बनाने में अपनी आत्मा का एक हिस्सा डाल दिया था। सच में। हाँ, वो एक ऐसी रचना करना चाहते थे जो समय की सीमाओं को पार कर जाए। और जब ये गीत पूरा हुआ तो उसने उस दौर के बड़े बड़े स्थापित संगीतकारों को एक सीधी और बहुत कड़ी चुनौती दे दी थी। मतलब ये गाना एक बेंचमार्क बन गया। बिल्कुल। जीवन की चढ़ती ढलती। इस गीत का ढांचा इतना शुद्ध और इतना गहरा था कि इसने संगीत की दुनिया में एक नया मापदंड तय कर दिया। या मैं एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास की ओर हमारे श्रोताओं का ध्यान खींचना चाहता हूँ। वो क्या? अगर हम रफी साहब और रोशन साहब के काम के दो बिल्कुल अलग छोर देखें ना, तो एक तरफ बरसात के रात की वो कव्वाली है जहां अंत में रफी साहब इतनी तेज गति से गाते हैं कि सुनने वाले की धड़कनें तेज हो जाती हैं। हाँ, एकदम फुल एनर्जी। और दूसरी तरफ ठीक उसके उलट ये गीत मन रेतु काहे ना धीर धरे। इस गीत में रफी साहब ने जिस इत्मीनान और धैर्य का प्रदर्शन किया है वो अकल्पनीय है। मन रे तू काहे ना धीर। यही तो बात है। मतलब एक ही गायक संगीतकार की जोड़ी इतनी विपरीत भाव कैसे पैदा कर सकती है? एक गीत जो आपको दौड़ाता है और दूसरा जो आपको पूरी तरह से ठहरा देता है। यही वो रहस्य है जो आर्य रोशन और रफी की जोड़ी को महान बनाता है। देखिए, गायकी में धैर्य का मतलब सिर्फ धीमे गाना नहीं होता। तो फिर क्या होता है? इसका मतलब है किसी सुर पर बिना डगमगाए पूरी शिद्दत के साथ टिके रहना। शब्दों के बीच के मौन या साइलेंस को भी गाने का हिस्सा बना देना। रोशन जानते थे कि रफी साहब के पास वो लंग कैपेसिटी और सांसों पर वो नियंत्रण है कि वे किसी भी सुर को जितनी देर चाहें स्थिरता से खींच सकते हैं। मन रेतु काहे में जो वो आध्यात्मिक ठहराव है ना,
वो सांसों के उसी नियंत्रण से पैदा होता है जो शब्दों के अर्थ को सीधे सुनने वाले की आत्मा तक उतार देता है। क्या बात है, ये वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला विश्लेषण है। शुक्रिया। मतलब एक सहायक के रूप में शुरुआत करने वाले रोशन ने कैसे अपनी एक अलग और इतनी गहरी दुनिया बसाई, ये सफर सम्मोहित कर देने वाला है। चलिए अब इस पूरी चर्चा को समेटते हुए हम 1967 की फिल्म बहू बेगम के उस पड़ाव पर आते हैं। बहू बेगम, ये भी एक मील का पत्थर है। बिल्कुल। इस फिल्म में रोशन के निर्देशन में रफी साहब ने एक बार फिर जादू किया और गीत गाया, हम इंतजार करेंगे तेरा कयामत तक। इस गीत का भी एक सोलो वर्जन है और दूसरा आशा भोंसले जी के साथ युगल वर्जन है। खुदा करे कि कयामत हो और तू हम इंतजार करेंगे तेरा कयामत। तो अगर हम रोशन और रफी की इस पूरी यात्रा का सार निकाले ना, तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। रोशन की सूक्ष्म, शास्त्रीय और भावपूर्ण संगीत संरचना ने एक ऐसा आधार तैयार किया जिस पर रफी साहब की असीम बहुमुखी आवाज ने अपनी पूरी भव्यता के साथ उड़ान भरी। बिल्कुल सही। इन दोनों ने मिलकर महज कुछ हिट गानों की सूची नहीं बनाई, बल्कि ऐसी रचनाएं दी जो आने वाली पीढ़ियों के संगीतकारों और गायकों के लिए एक क्लासिकल टेस्ट या एक कड़ा पैमाना बन गई। उन्होंने साबित किया कि अगर आप अपनी कला की जड़ों से जुड़े हैं तो आपका धीमापन और गहराई भी उस ताकत के साथ गूंज सकती है जो सबसे तेज शोर को भी शांत कर दे। एकदम सही बात कही आपने। और इसी बात से मेरे मन में वो अंतिम विचार आ रहा है जो मुझे लगता है कि इस चर्चा के बाद हम सभी को सोचना चाहिए। वो क्या है? हमने आज जाना कि कैसे रोशन और रफी की एक कव्वाली ये है इश्क इश्क को सिर्फ रिकॉर्ड करने में पूरा 1 महीना लग गया था। हाँ, पूरे 30 दिन। हर आवाज को साधना, हर साज को सही जगह पर रखना, एक गीत के लिए इतनी मेहनत, इतना वक्त, इतना पसीना, जिसने उस दौर के दिग्गजों को भी चौंका दिया था। ये तथ्य एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाता है। वो कैसा सवाल? सवाल ये है कि यदि आज के इस बेहद तेज और डिजिटल युग में, जहां सब कुछ तुरंत चाहिए, जहां मशीनें इंसान की आवाज की कमियों को सेकंडों में छिपा देती हैं, क्या कला के किसी एक हिस्से को संवारने में इतनी ही लंबी अवधि और इतने ही इत्मीनान का निवेश किया जा सकता है? ये तो सोचने वाली बात है ना? और अगर आज कोई संगीतकार एक गाने पर पूरा 1 महीना लगा भी दे, तो क्या हम आज भी ऐसे अमर गीतों का निर्माण कर सकते हैं? या फिर वो जो जादू था वो केवल उसी विशिष्ट युग, रोशन साहब के उस अतुलनीय रचनात्मक धैर्य और रफी साहब की अप्रतिम कला के उस अनूठे संगम तक ही सीमित था? क्या तकनीक ने हमसे वो ठहराव हमेशा के लिए छीन लिया है जो मन रे तू काहे जैसे गीत पैदा करता था? ये बहुत ही गहरा सवाल है। हमारे श्रोता थे ये रचनात्मक धैर्य और कला में लगने वाले समय के महत्व पर विचार करने का एक खुला प्रश्न है। आज की इस विस्तृत चर्चा में बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब